गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर में सीएम योगी ने शुरू किया एक पेड़ मां के नाम महाअभियान। बोले धरती माता के स्वास्थ्य का रखें ध्यान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का करेंगे लोकार्पण। नितिन गडकरी, सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी रोकने के लिए एआई निगरानी का सुझाव दे सकती है एसआईटी। 15 जुलाई को अंतिम रिपोर्ट देने की तैयारी। योगी सरकार के हरित महाअभियान में शिक्षा विभाग के संस्थानों में रोपे गए 43 लाख पौधे। संरक्षण का भी लिया संकल्प। यूपी में बीएलओ और सुपरवाइजरों को बड़ी सौगात। एसआईआर कार्य के लिए मिलेगा 6,000 रुपए का मानदेय। यूपी में झमाझम बारिश की संभावना। आज अयोध्या, गोरखपुर समेत 33 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लेकर चलते आपको उत्तर प्रदेश की खबरों में। खबर लखीमपुर से है। मायके जाने की जिद पड़ी महंगी। विवाद में पति ने दांतों से काटी पत्नी की नाक। बेटी को देखने पहुंची मां ने बेटी की नंद से लिया बदला। बदले में दामाद की बहन की दांतों से चबाई नाक। ससुराल और मायके पक्ष के बीच जमकर हुई मारपीट। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की शुरू की जांच। पड़ुआ थाना क्षेत्र का है नाक काटने का पूरा मामला। तो बदले में दामाद की बहन की दांतों से चबाई नाक। ससुराल और मायके पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की शुरू की जांच। पड़ुआ थाना क्षेत्र का है नाक काटने का पूरा मामला। लखीमपुर से खबर आपको बता रहे हैं। मायके जाने की जिद पड़ी महंगी। विवाद में पति ने दांतों से काटी पत्नी की नाक। बेटी को देखने पहुंची मां ने बेटी की नंद से लिया बदला। बदले में दामाद की बहन की दांतों से चबाई नाक। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर आगरा से है। कैंट स्टेशन विवाद की जांच को कमेटी गठित। पूरे मामले की 3 सदस्यीय समिति करेगी जांच। हीराकुंड एक्सप्रेसवे के ठहराव के समय हुआ था विवाद। डिप्टी एसएस ऑपरेटिंग और आरपीएफ के बीच हुआ था विवाद। प्रथम दृष्टया 4 आरपीएफ कर्मी तत्काल प्रभाव से निलंबित। एएससी, स्टेशन डायरेक्टर और एओएम करेंगे मामले की जांच। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर आगे की कार्रवाई होगी। रेल अधिनियम के तहत आगे होगी दंडात्मक कार्रवाई। एक्सप्रेस आज प्रातः 10:51 पर आगरा कैंट स्टेशन पर आकर रुकी और अपना निर्धारित स्टॉपेज लेने के बाद जैसी चली तभी वो तुरंत फिर से रुक जाती हैं। तो उसके इस रुकने के कारण को लेकर वहां मौजूद स्टेशन स्टाफ में, आरपीएफ स्टाफ और परिचालन स्टाफ में एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके कुछ वीडियोज वायरल हुए जिसमें कुछ आरपीएफ के कर्मचारी स्टेशन मास्टर के साथ अभद्रता करते हुए नजर आ रहे थे, जिसपे तुरंत रेलवे प्रशासन ने संज्ञान लिया और एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिसमें असिस्टेंट ऑपरेशंस मैनेजर आगरा, असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर आरपीएफ आगरा एवं असिस्टेंट डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आगरा ये शामिल हैं। जांच कमेटी को निर्देश दिया गया है। तो ये तस्वीरें हैं आगरा कैंट रेलवे की, जहां आरपीएफ के
पुलिस वाले जो है लेके जा रहे खींचते हुए। इसी खबर पर संवाददाता अजेंद्र चौहान आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। अजेंद्र, क्या पूरा यह मामला है? डिप्टी एसएस ऑपरेटिंग और आरपीएफ के बीच जो विवाद हुआ, यह पूरा चर्चा का विषय बना हुआ, क्या पूरा मामला है? देखिए, ये जो पूरा मामला है ये आगरा कैंट रेलवे स्टेशन का मामला है, जहां सुबह आगरा कैंट के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हीराकुंड एक्सप्रेस ट्रेन आकर रुकी थी। लेकिन वहां जब स्टेशन जो डिप्टी स्टेशन मास्टर है उसको इस बात की जानकारी हुई कि कोई व्यक्ति घायल है, तो उसने उस ट्रेन को रुकवाया। इसी बात को लेकर वहां मौजूद आरपीएफ के सिपाही, जो अभी तक नाम बताया जा रहा है, जितेंद्र को ये बात नागवार गुजरी। हालांकि दूसरी तरफ आरोप लगाया गया कि आरपीएफ के जो सिपाही है वो किसी से पैसे ले रहा था। इस मामले ने तूल पकड़ा कि वहां पर तमाम आरपीएफ का स्टाफ आ गया और वहां जो डिप्टी स्टेशन मास्टर है उसके साथ मारपीट हुई, दोनों में मारपीट हुई और उसको घसीटते हुए ले जाने का तकरीबन 50 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है। पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है, इस घटना के अंदर कुल मिलाकर 4 पुलिसकर्मी यानी कि आरपीएफ के 4 कर्मियों को निलंबित, तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। और इस पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया, जिसमें एएसपी, स्टेशन डायरेक्टर और एएमओ ये मामले की जांच करेंगे। और जिस तरह से डॉक्टर शिवम शर्मा है, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, उन्होंने बताया कि जब जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो भी रेलवे विभाग की ओर से कार्रवाई होगी उस कार्रवाई को भी किया जाएगा। जी अजेंद्र, जिस प्रकार से स्टेशन मास्टर की ये तस्वीरें नजर आ रही हैं, उसको घसीटते हुए 4 पुलिसकर्मी आरपीएफ के वो ले जा रहे हैं, इस घटना के बाद स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था और कामकाज पर क्या असर पड़ा है? अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह से ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, वहां मौजूद जो स्टाफ था, साथ ही साथ जो रेलवे से सफर करने के लिए यात्री आए थे, उनके बीच में एक बहुत ही अलग माहौल देखने के लिए मिला। और इस वीडियो को लेकर काफी ये वीडियो वायरल हो रहा है सुबह से। तमाम वायरल वीडियो होने के बाद ही इसमें कार्रवाई हुई है, इससे पहले इसमें कार्रवाई नहीं हो पाई थी। लेकिन जिस तरह से ये वायरल वीडियो है उसमें एक साफ है कि आरपीएफ के कर्मचारी जिस तरह से एक स्टेशन मास्टर के साथ बर्ताव कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। जी अजेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो पूरे मामले की 3 सदस्यीय समिति जांच करेगी। अगली खबर का रुख करते खबर जालौन से, जहां माधोगढ़ विकासखंड के गिद्दनखोड़ गांव में ग्रामीणों ने विकास कार्यों और सरकारी स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई है। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय परिसर में साफ सफाई का अभाव है, जिससे बच्चों का स्वास्थ्य सुरक्षा को खतरा बना रहता है। वहीं गांव में खराब सड़कें, नालियां और पेयजल संकट की समस्या भी बनी हुई है। ग्रामीणों प्रशासन से स्कूल व्यवस्था सुधारने और विकास कार्यों को गति देने की मांग की है। यही रोड है, सफाई नहीं होती है गांव में, और क्या है, पानी की समस्या है। अच्छा, और ये रोड सफाई कर्मी वगैरह आता है? नहीं आते हैं तो 8 दिन में, 2-4 दिन में आएगा चले गए, कर गए, बस कुछ नहीं। गंदगी पड़ी है, आप सामने देख लो। नाला पड़े, नाला तो कब से गुजरा ही नहीं, 2 साल। हमारे द्वारा खुद चलो, देख के चल के दिखा देंगे गंदगी पड़ी। अच्छा, प्रधान से नहीं कहते आप लोग? सबसे कहते, प्रधान कहते आएगा, वो क्या। अच्छा, कहना ही होता है। तो पानी की क्या समस्या है? पानी तो है ही नहीं है, टेबुल बोर है गाँव में, मचकचा टेबुल है, सप्लाई इन्हें आ नहीं रही है, मचकचा अकेली हो रही है बस। तो सबसे पहले तो रोड की ये समस्या, फिर गांव में पानी नहीं है, मचकचा में टंकी बनी है, इस गांव में पानी नहीं आता, मचकचा में पानी चलता है। सारे नल 4-5 सरकारी नल है, एक ही चलता है, वो भी पानी थोड़ा थोड़ा देता है। अच्छा, हाँ। तो आपने कहा नहीं प्रधान वगैरह? मैं सबको बोला है, कोई सुनता ही नहीं है। हो जाएगा। अच्छा, हाँ, सारे आश्वासन नहीं दे के चले जाते हैं सारे। जब चुनाव का भी टाइम आता है, विधायक सरी से बोलते हैं वोट दो, सपोर्ट करो, तुमको तुम्हारा गांव ये करा देंगे, वो करा देंगे, रोड करा देंगे, बस जीत गए, बस फिर देखा ही नहीं 5 साल गांव कहाँ पड़ा है। समस्या रोड नहीं है साहब। अच्छा, और नाले जी देखो, गांव में पूरी गंदगी पड़ी, ना गांव में है रोड वगैरह, सड़कें कच्ची नहीं है। अच्छा, पानी की क्या व्यवस्था? पानी की व्यवस्था का एक जो सरकारी नल लगा 4 बिगड़े डरे। अच्छा, है जो आदमी पैसा है वो ना बोर करा ले, नहीं है तो गीदन में जाओ नालों में। अच्छा, हाँ, और टंकी है तो मचकचाओं में सप्लाई हो रहा पानी आसान है। जालौन जिले से सामने आई एक तस्वीर ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जी, हम बात कर रहे हैं जालौन जिले के जालौन माधोगढ़ क्षेत्र के गिद्धनखोड़ गांव की, जहां पर स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान स्कूल परिसर में जगह जगह गंदगी और घास खड़ी हुई है, जहां पर बच्चे
भोजन करते नजर आ रहे हैं। वो साफ तौर से देखा जा सकता है कि ऐसी भारी वर्षा में जिस तरीके से घास और पेड़ पौधे लगे हैं तो कहीं ना कहीं जहरीले जंतुओं का खतरा वहां मंडरा रहा है। हालांकि लोगों ने इसकी शिकायत की है। लोगों ने ये भी कहा कि जिस तरीके से गांव में स्कूल जो खुले हैं उन स्कूलों की देखरेख, सुरक्षा और साफ सुथरा के होने की जो बात कही जाती है साफ तौर से नजर नहीं आ रहा है। हालांकि कुछ लोगों ने विकास को लेकर भी गांव के लोगों ने शिकायत की है कि इस गांव में न तो सड़कें हैं, न शिक्षा सही है, न पानी, न बिजली। उन्होंने कहा है कि गांव बदहाली की जिंदगी जी रहा है। ऐसे गांव में पिछले कई वर्षों से लगातार शिकायत की जा रही है, इसके बावजूद इस गांव में विकास का कार्य नहीं हो पा रहा है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा नेता को भुगतना पड़ सकता है। हालांकि गांव वासियों ने कहा है कि पिछले कई दिनों से हम लोग सड़क की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वर्षा के चलते जिस तरीके से सड़कें खराब हैं तो कहीं ना कहीं लोगों का यहाँ पर निकलना मुश्किल हो गया है। लोगों ने कहा है कि जिस तरीके से जैसी सड़कें बनी हैं इस पे चलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जब कभी बच्चे स्कूल जाते हैं या कभी कहीं हम लोगों को बाहर जाना होता है तो यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पर सुधार लाया जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर कानपुर से है। हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा फाउंडेशन के तत्वाधान में आगामी 26 से 30 नवंबर तक आयोजित होने वाले भव्य सेवा मेला को लेकर 2 दिवसीय तैयारी बैठक नवाबगंज स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय में संपन्न हुई। इस बैठक में मेले के प्रबंधन, प्रचार प्रसार, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विभिन्न समितियों की कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया। बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए फाउंडेशन के अखिल भारतीय पदाधिकारी सोमकांत शर्मा ने मेले की महत्ता और इसके क्रियान्वयन पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया, इस सेवा मेले का मुख्य उद्देश्य समाज में पारिवारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का संवर्धन करना है। इसके साथ ही युवाओं में चरित्र निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, मठ मंदिरों की महत्ता, पारिवारिक मूल्यों और नारी सम्मान को बढ़ावा देना है। उन्होंने आयोजन से जुड़ी समितियों को मूलभूत निर्देश भी जारी किए। इस 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक में हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान के महानगर अध्यक्ष संजीव दीक्षित, महानगर संयोजक नवेंदु शुक्ल, मेला संयोजक अरविंद दीक्षित, पूर्वी उत्तर प्रदेश संयोजक अमरनाथ डॉक्टर शैलेंद्र द्विवेदी, डॉक्टर राहुल मिश्रा, पंकज श्रीवास्तव, विपिन शुक्ला और शैलजा रावत समेत विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। पिता के साथ क्या व्यवहार था और आज का जो जनरेशन है उसका क्या व्यवहार है। ये आयोजन 26 नवंबर से 30 नवंबर के बीच विजय स्वरूप पार्क कानपुर में होना सुनिश्चित हुआ है और उसके पहले भी प्रीफेयर एक्टिविटीज़ में बड़ा कार्यक्रम 31 अक्टूबर को लगभग 1 लाख सहभागिता के साथ वंदे मातरम का कार्यक्रम सुनिश्चित है। मैं सोमकांत शर्मा हिंदू स्पिरिचुअल एंड सर्विस फाउंडेशन की अखिल भारतीय टोली का सदस्य हूँ। हिंदू स्पिरिचुअल एंड सर्विस फाउंडेशन के द्वारा पूरे भारतवर्ष में हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इन मेलों का उद्देश्य है मूल्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण। दूसरा उद्देश्य है हिंदू समाज के द्वारा जितनी भी संस्थाएं, मठ मंदिर, जाति बिरादरी के संगठन और सामाजिक संगठन सेवा कार्य कर रहे हैं, उन सेवा कार्यों से आम समाज को जोड़ना। सामान्यतः लोगों को पता नहीं कि कौन सा मठ, कौन सा मंदिर, कौन सा सामाजिक संस्थान क्या सेवा कार्य करता है, तो उन सेवा कार्यों को एक स्थान पर लाना और आम जन को उनसे परिचित कराना। तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है वर्तमान समय में आज जब हिंदू जीवन शैली पूरे विश्व में प्रासंगिक हो रही है। कोरोना के बाद आप सब लोग जानते हैं कि अभिवादन का एक प्रकार जब संकेत शुरू हुआ तो विश्व के सभी सर्वमान्य, सर्वप्रचलित जितने भी तरीके थे उनको नकार कर पूरे विश्व ने दोनों हाथों से नमस्कार कर कर अभिवादन करना प्रारंभ किया। हमारा मानना है कि हिंदू जीवन शैली बहुत वैज्ञानिक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी 2005 से पहले 1995 में एक काशीनाथ कुंटे और प्रभाकर राव के केस में यह कहा है कि हिंदू कोई संकीर्ण विचारधारा नहीं है,
कोई धर्म नहीं है, यह एक जीवन पद्धति है और यह समाज के हित के अंदर है और उसका एक ही उद्देश्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। इस उद्देश्य को लेकर हम सब लोग हिंदू जीवन शैली की स्थापना, प्रकृति, परिवार और देश, उनकी स्थापना कैसे की जा सकती है, बाल्यकाल से लेकर जब व्यक्ति छोटा बच्चा होता है और वह स्कूल में पढ़ता है तो उन विद्यार्थी काल से लेकर के वो क्या क्या काम ऐसा करे कि जिससे प्रकृति, परिवार और देश का संरक्षण हो, ये सभी विषयों को मेले में बताया जाएगा। अब रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे वृक्षारोपण महाअभियान को जमीन के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। धरती माता के प्रति कृतज्ञता का महायज्ञ एक पेड़ मां के नाम थीम के तहत आज प्रदेश भर में एक ही दिन में 35 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का ऐतिहासिक अभियान चलाया जा रहा है। यूपी का यह हरित अभियान डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी पूरी तरह छा गया है। सोशल मीडिया पर आज सुबह से ही उत्तर प्रदेश का वृक्षारोपण अभियान पहले और दूसरे नंबर पर लगातार टॉप ट्रेंड कर रहा है। लाखों की संख्या में लोग अपनी मां के नाम पर लगाए जा रहे पौधों की तस्वीरों और वीडियो शेयर कर इस मुहिम की सराहना कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करते खबर महाराजगंज से है, जहां सुहागी बरवा वन्यजीव प्रभाग की पकड़ी रेंज से कटहरा गांव में तेंदुओं की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। रविवार सुबह तेंदुआ एक मुर्गी फार्म के पास दिखाई दिया, लेकिन ग्रामीणों द्वारा शोर मचाए जाने के बाद वह जंगल की ओर भाग निकला। ग्रामीणों के अनुसार तेंदुआ पिछले 2 दिनों से क्षेत्र में नजर आ रहा है। लोगों ने वन विभाग से गश्त बढ़ाने और तेंदुए की निगरानी कर उसे सुरक्षित पकड़ने की मांग की है। वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है। अगली खबर का रुख करते खबर एटा से है, जहां शहर के संजय नगर में इन्वर्टर फिटिंग के दौरान हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से बिजली मिस्त्री सुभाष की मौत हो गई। हादसे में गृहस्वामी सुरेंद्र भी गंभीर रूप से झुलस गए, जिसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए इलाज कराया जा रहा है। मृतक कोतवाली देहात क्षेत्र के बिरामपुर गांव का निवासी था और अपने पीछे पत्नी व 5 बेटियों का परिवार छोड़ गया। सूचना पर पहुंची कोतवाली नगर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हादसे के कारणों की जाँच कर रही है। में निकला बिजली मिस्त्री करंट ने छीन ली जिंदगी। संजय नगर में इन्वर्टर की फिटिंग के दौरान हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से बिजली मिस्त्री सुभाष की दर्दनाक मौत। आपको बता दें, हादसे में गृहस्वामी सुरेंद्र भी गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में उपचार चल रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये घटना हुई है और जो मृतक है, मृतक की 5 बेटियां हैं, जिस तरीके से ये बेटियां हैं और उसके बाद ये बिजली मिस्त्री का काम करता था। फिलहाल पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एटा से ज्ञानेश कुमार के निजुंडिया। अगली खबर का रुख करते गाजियाबाद के वैशाली क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। थाना कौशाम्बी पुलिस ने शनिवार की शाम को वैशाली सेक्टर 4 स्थित एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में छापेमारी कर बड़े पैमाने पर चल रही अवैध गतिविधियों को उजागर किया। पुलिस के मुताबिक शनिवार शाम को मुखबिर के जरिए पुख्ता सूचना मिली थी कि वैशाली सेक्टर 4 के एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की 3री मंजिल पर अवैध देह व्यापार का धंधा संचालित किया जा रहा है। सूचना मिलते ही कौशाम्बी थाना पुलिस की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने परिसर से 23 महिलाओं को सुरक्षित रेस्क्यू किया। कि आज दिनांक 11 जुलाई 2026 को शाम को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त होती है कि वैशाली सेक्टर 4 के एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के 3rd फ्लोर पे कुछ अवैध गतिविधियां की जा रही हैं। सूचना पर मैं पूरे थाना हमारे SHO कौशाम्बी मैं टीम वहां पे पहुंचे तत्काल, तो वहां पे छापेमारी की जिसमें कुल 23 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया तथा मौके से 5 ग्राहक तथा 1 कर्मचारी को पकड़ा गया है और वहां से उस अवैधानिक चीज़ें जैसे लूप्स और कंडोम और अन्य चीज़ें भी बरामद की गई हैं। इन संपूर्ण कार्रवाई में थाना कौशाम्बी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा अगली खबर का रुख करते फिरोजाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है।
थाना दक्षिण पुलिस और सर्विलांस टीम ने एक संयुक्त कार्रवाई में 25,000 रुपए के नामी अंतर्राज्यीय टप्पेबाज को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज और पुलिस अभिरक्षा के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वांछित नामी बदमाश गोवर्धन कीठार के जंगल में छिपा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी की। खुद को घिरा देख बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा की गई जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई और उसे धर दबोचा गया। देखिए, राम बदन उर्फ जादू है, ये भागलपुर बिहार का रहने वाला है। इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस इसकी जगह जगह तलाश कर रही थी। आज पुलिस मुठभेड़ के दौरान इसकी गिरफ्तारी हुई है। दिनांक 16/6/2026 को थाना दक्षिण क्षेत्र में एक महिला के साथ टप्पेबाजी की घटना हुई थी। घटना के अनावरण के लिए कुल 3 टीमों का गठन हुआ था, जिसमें 2 लोगों का नाम घटना किए जाने के रूप में प्रकाश में आया था। एक अभियुक्त राजेश, जो प्रयागराज नैनी का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार करके पहले ही जेल भेजा जा चुका है। उससे बरामदगी भी हुई थी। आज सूचना ये मिली कि राम बदन उर्फ जादू ये गोवर्धन के ठार के जंगलों में छुपे छुपाए घूम रहा है और किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इस सूचना पर दक्षिण पुलिस ने यहाँ तत्काल दबिश दी है। अगली खबर का रुख करते हैं। नोएडा के सेक्टर 33 स्थित बी ब्लॉक मार्केट में आज एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ प्राधिकरण द्वारा बनाई जा रही दुकानों का लेंटर अचानक भरभरा कर ढह गया। हादसे के वक्त मौके पर निर्माण कार्य चल रहा था, जिसके चलते कई मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की कई टीमें तत्काल मौके पर पहुंच गई। मलबे को हटाने और दबे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राहत एवं बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। खबर नोएडा से, जहां थाना सेक्टर 24 क्षेत्र के सेक्टर 33 बी ब्लॉक मार्केट में निर्माणाधीन दुकानों का अचानक लेंटर गिरने से हड़कंप मच गया। हादसे के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें फौरन मौके पर पहुंच गईं। साथ ही एम्बुलेंस के साथ पहुंची स्वास्थ्य विभागीय टीम के सहयोग से रेस्क्यू कर निकाले गए 2 घायल मजदूरों को अस्पताल भेजा गया। मलबे में अन्य मजदूरों के फंसे होने की आशंका के चलते सर्च ऑपरेशन जारी है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद मसरूर। मसरूर, कब से काम कर रहे हो तुम यहाँ पे? आज ही आया हूँ साहब। कितने लोग लगे थे इसमें? इसमें 14 आदमी लगा था। अच्छा, जब लेंटर गिरा उस टाइम में तो इसके अंदर कोई मजदूर था? नहीं था। 2 आदमी सीरियस था, दोनों को निकाला गया। 2 आदमी सीरियस था, दोनों को निकाल लिया गया। वो कहाँ है अभी इस टाइम? वो हॉस्पिटल है। ठीक है। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे